कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हम परिचर्चा करेंगे आपके परीक्षा के अनुसार छत्तीसगढ़ी पे। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ी क्या है ये हम जानेंगे आज। छत्तीसगढ़ी के इंट्रोडक्शन को आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ी सिलेबस में शामिल है, तो ये क्यों शामिल है और इसका क्या रोल है आपके सिलेबस में, आपके परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, कितने प्रश्न आते हैं, आज हम सब उन बातों पे परिचर्चा करेंगे। तो जैसा मेरा अंदाज़ रहा है या मेरा टेक्निक है, तो हमेशा मैं किसी भी टॉपिक को उठाता हूँ तो 3 प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ कि ये क्या है, ये क्यों है और इस पे कैसे आपको अप्रोच करना है। तो ये 3 प्रश्न आपको भी पूछने चाहिए। इससे आपका विज़न क्लियर होगा। किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय के टॉपिक को आप अगर उठाते हैं तो ये 3 प्रश्न पूछे कि अगर वो आप पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस में क्यों है और कैसे उसको अप्रोच करना है। तो ये 3 सेगमेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तर्ज पर ही हम छत्तीसगढ़ी के आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी को परत दर परत उसके बाकी आयामों को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं रिवर्सेबल प्रोसेस से चलता हूँ उल्टे की तरफ से, कि सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि इसको कैसे अप्रोच करना है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जैसा कि आपके परीक्षा में शामिल है, इस पे प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में इसका कितना योगदान है, सिलेबस में इसमें क्या है, मतलब आपके पाठ्यक्रम में इसका कितना सारांश दिया हुआ है, कितने कंटेंट है इसके। तो एक तरफ आप जैसे अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि CGPSC, अगर हम CGPSC प्री की बात करते हैं तो CGPSC प्री में जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 को हम GS पेपर की तरह जानते हैं, जबकि प्रश्न पत्र 2 जो है CSET की तरह जानते हैं। दोनों ही पेपर पे ये आपके छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पिछले 2 सालों से इन्होंने ट्रेड बनाया हुआ है। हालांकि जो CSET का पेपर है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी मैथ्स और तार्किक योग्यता के साथ आता है, परंतु पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि ये लगातार 5 से 6 क्वेश्चन ये छत्तीसगढ़ी के पेपर 1 में भी पूछता है, जो GS वाला पोर्शन। GS वाले पोर्शन पे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पार्ट 1 जो है वो सामान्य अध्ययन भारत का है, जबकि पार्ट 2 सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ी का है। तो उसी में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियाँ। तो इसी के तर्ज पे वो लगातार छत्तीसगढ़ी के प्रश्न यहाँ से उठाता रहा है और पिछले 2 सालों के पेपर आप देखेंगे तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर बार मिल रहे हैं और बढ़ा रहा है उसका वो सीक्वेंस, क्योंकि वो चाहता है कि एटलीस्ट बच्चा जो है छत्तीसगढ़ी के बारे में जाने और उसको जान के ही वो पेपर क्लियर कर पाए। साथ ही आप प्रश्न पत्र जब 2 में देखते हैं, जो CSET का पेपर है, तो उसमें इसका योगदान है। ये 7वें नंबर पॉइंट में छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान ये लिखा हुआ है आपके पेपर पे, प्रारंभिक प्री के सिलेबस पे भी लिखा हुआ है और उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो 8 से 10 क्वेश्चन हर साल रहता ही है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है आपका पेपर 2, लेकिन काफ़ी ये अंक दे जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन जब आपके आते हैं तो आपके क्वालिफाइंग होने के लिए ये भी ये योगदान देता है। तो ये दोनों आयाम हो गए आपके प्री के या प्रारंभिक, जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा, उस पर इसका योगदान हो गया। फिर जैसा नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मेंस के पेपर पे इसका क्या योगदान है। तो मेंस पेपर जैसा कि आप जानते हैं 7 पेपरों का पूरा समूह है। 7 पेपर आप 4 दिनों तक देते हैं लगातार। तो उसमें जो सबसे पहला पेपर है प्रश्न पत्र 1, जो भाषा का पेपर है, उस पे इसका हिस्सा है, इसकी हिस्सेदारी है। ये पहले जो हमारे जो सिलेबस जो अपडेटेड नहीं था पिछले साल के पहले तक, 2019 के पहले तक, तो इस भाषा के पेपर में 4 पेपर हुआ करते थे।
तो जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी शामिल थे। लेकिन पिछले ही साल इन्होंने सिलेबस अपडेट किया है और संस्कृत को हटाया है। संस्कृत को हटाने के बाद ये टोटल जो पेपर होता है 200 अंकों का होता है। 200 अंकों में 100 अंक हिंदी के वेटेज को दे दिया है, बाकी इंग्लिश का 50 यथावत रखा हुआ है और छत्तीसगढ़ी का 50 यथावत रखा हुआ है। तो 50 अंकों का ये योगदान देता है आपके मेंस पेपर 1 पे, ठीक है। भाग 3 पे ये हिस्सेदारी देता है। तो हम ये आप समझ पा रहे हैं कि अप्रोच कैसे करेंगे। तो सिलेबस आपको पता होना आवश्यक है। सिलेबस के साथ पिछले साल तक कैसे क्वेश्चन आए, पिछले सालों के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो हम धीरे धीरे सभी चीज़ों पे परिचर्चा करेंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सिलेबस को पॉइंट आउट करके पढ़ते होंगे। क्योंकि देखो, सिलेबस आपको नहीं पता है तो बिल्कुल वैसी बात हो जाएगी। किसी एग्ज़ाम की तैयारी बिना सिलेबस के करना मतलब आप गाड़ी लेके निकले हैं रात में और उसकी हेडलाइट ऑफ है, तो अंधेरे में गाड़ी चलाने के बराबर होगा। तो सिलेबस आप बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट नोटिफाई करें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैसे वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कि कैसे का अप्रोच जो है हमको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रखना है। सिलेबस और विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आए, उसका ट्रेंड कैसा रहा है, उन्हीं को देखते हुए आपको तैयारी करते रहनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर। अब हम आते हैं क्यों की तरफ, कि भाई ये सिलेबस में है, छत्तीसगढ़ी अगर सिलेबस में है तो क्यों है। ये सीधा प्रश्न बनता है इंटरव्यू में। जब बच्चे जाते हैं तो इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया है कि आप छत्तीसगढ़ी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो कितना जानते हैं, उसके ऊपर प्रश्न होता है। या कभी कभी ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी आपके सिलेबस में ही क्यों है। आपको भी सोचना चाहिए कि भाई इतना वास्ट सिलेबस है, अगर आप अपने एग्ज़ाम का देखते हैं, बहुत सारे विभिन्न विषय हैं आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा लैंग्वेज ऑलरेडी आपको पता है, हिंदी और अंग्रेजी आपको है, तो इसकी क्यों आवश्यकता हुई होगी। आपको सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी को सिलेबस में डालने की आवश्यकता क्यों है, जब हमारे पास 2 ऑलरेडी विषय हैं जिससे हम अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी हमारे पास है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका कारण है और ये कारण आपको जानना ज़रूरी है। अगर इंटरव्यू में भी पूछता है तो आपको सीधे जवाब देने आना चाहिए। चूँकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी, लगभग 80% आबादी जो है ग्रामीण जनता की आबादी है, और उसमें से मुख्यतः जो आबादी है वो छत्तीसगढ़ी भाषा ही बोलती है। मतलब सामान्य बोलचाल में उनकी जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उससे अगर आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको सीधे इंटरेक्ट करना है जनता से। तो आपकी जनता जो है हिंदी और अंग्रेजी से उतनी विदित नहीं है जितनी कि ये छत्तीसगढ़ी से, जहाँ आपको काम करना है, जहाँ फील्ड पे आपको काम करना है। इसी कारण इसको सिलेबस में रखा गया है। एटलीस्ट आपको प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए छत्तीसगढ़ी भाषा का, ताकि आप जो है कम्युनिकेट कर सके अपनी जनता से। ऐसा ना हो कि अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए और पोस्ट पे है, कोई समस्या लेके आया जनता और अपनी छत्तीसगढ़ी में भाषा में वो बात रख रहा है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये सिलेबस पे है आपके कि एटलीस्ट जो मेरा ऑफिसर आ रहा है, आयोग भी ये चाहता है कि कम से कम ऑफिसर को इतना ज्ञान तो हो कि वो जनता की बात समझ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों इसको सिलेबस में रखा गया है। राइट, अब मुख्य पॉइंट पे आते हैं कि क्या है। ये विज़न आपको क्लियर होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी क्या है। ये प्रश्न अगर आप पूछें और मैं अगर आपसे पूछूं तो आपके मन में कुछ सवाल होने चाहिए और आना ही चाहिए कि छत्तीसगढ़ी बेसिकली है क्या। तो कुछ के मन में आ रहा होगा कि ये एक बोली है, और कुछ के मनों में आ रहा होगा ये भाषा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा, और पेपर में भी ये भाषा के भाग के रूप में है। तो हमको जानना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ी बोली है या छत्तीसगढ़ी भाषा। तो ये जानने के लिए आपको आवश्यक हो जाता है कि पहले आप समझें कि बोली क्या चीज़ है या भाषा क्या चीज़ है। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भाषा या बोली होती क्या है। ये आपके हिंदी के पेपर में भी काम आएगा, आपको अंग्रेजी के पेपर में भी काम आएगा। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, भाषा और बोली को अगर एक मान लें
और ये कहें कि चलो आप भाषा ही बता दो या बोली, दोनों को एक मानता हूँ, तो क्यों भाषा की आवश्यकता होती है? अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाषा आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इंसान को, भाषा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमें एक व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज देना है या कोई विचार अपने प्रस्तुत करने हैं, विचार हो गई, संवेदना हो गया, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को बताना चाह रहा है या बहुत से व्यक्तियों को भी बता सकता है, तो उसको कोई ना कोई एक सिमिलर कम्युनिकेशन का माध्यम चाहिए। तो बेसिकली भाषा एक माध्यम है ये विचार या संवेदना को एक से दूसरे तक पहुंचाने का। जैसा अगर आप आदि मानव काल पे चले जाते हैं या बहुत पहले जब मानव सभ्यता का विकास शुरू हुआ होगा, तो मानव को इनिशियल तौर पे क्या भाषा आती होगी? अंग्रेजी आता होगा या छत्तीसगढ़ी या हिंदी आती होगी? नहीं आती होगी। तो शुरुआती दौर में वो कैसे कम्युनिकेट करता होगा? तो यही से शुरुआत होती है बोली के बनने की, बोली से भाषा बनने की। तो हम वही शुरुआती दौर से समझते हैं। आप खुद विचार करिए, अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आप अपने विचार किस माध्यम से सामने वाले तक पहुंचाएंगे? तो किसी न किसी ध्वनि के माध्यम से, किसी न किसी शोर के माध्यम से। तो पहला माध्यम जो बना वो बना ध्वनि। किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए ध्वनि मतलब किसी टाइप का आप साउंड कर रहे हैं, जैसे चिड़िया हो गए या जानवर हो गए, वो साउंड के माध्यम से अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो वैसे ही शुरुआती दौर पे मनुष्य ने भी ध्वनियाँ निकाली होंगी। वो ध्वनि से समझने लगे कि सामने वाला मुझको क्या मैसेज दे रहा है। तो इसी ध्वनि के बाद में रूपांतरण से जब ध्वनि समूह बनने लगे और पर्टिकुलर ध्वनि को आप जानने लगे, तो ये ध्वनि जो है बोल का रूप लेने लगा। मतलब आप बोल कर ध्वनि के माध्यम से अपना मैसेज पास कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो बोलना एक तरीका हो गया। उन्होंने सीखा इनिशियल फेज पे कि ध्वनि के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति या संवेदना पहुंचा सकते हैं सामने वाले के पास। इसके अलावा क्या हो सकता है? दूसरा माध्यम हो सकता था संकेतों के माध्यम से, कि हाव भाव, आपने किसी तरीके का हाव भाव प्रस्तुत किया और वो सामने वाला समझ जाए। जैसे आप गुस्सा हो गए तो आपने आँख भवें ऊपर कर ली, तो गुस्से का ये साइन हो गया, ये संकेत हो गया। इससे भी मैसेज पास हो गया कि सामने वाला गुस्सा है, नाराज़ है। या आप अत्यंत खुश हैं, प्रसन्न हैं उसकी बात से, तो आपने स्माइल कर दिया, तो स्माइल से पता लग गया कि वो आदमी आपकी बात से प्रसन्न है। तो दूसरा एक तरीका मिला हमको, संकेत या हाव भाव कहते हैं जिसको, संकेत के रूप में। और यही सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा जैसे आज के अगर जनमानस पे देखें तो दिव्यांगजन या श्रवण बाधित या मूक बधिर कोई व्यक्ति है, तो उनको स्पेशल साइन लैंग्वेज के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी बात रख सके, राइट। तो यहाँ से संकेत का विकास हुआ, मतलब सांकेतिक भाषा आई, मतलब बोल के भी आदमी बता पा रहा है और संकेत के माध्यम से। संकेत में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे रंगों का भी अपना महत्व होता है। जैसे रेड सिग्नल है या रेड कलर है तो आप जान जाते हैं कि खतरा है या नहीं जाना है, रुकने का संदेश है। ग्रीन कलर है तो उससे जाने का, यानी कि अनुमति है, ऐसा आप समझते हो। तो इस तरीके से संकेत के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, राइट। तो ये दो तरीके हो गए इनिशियल फेज में। इसके बाद आप देख रहे हैं जब इंसान बोलना सीख गया होगा, ध्वनि जानना सीख गया कि पर्टिकुलर ध्वनि से ये होता है, तो उसको अब सांकेतिक माध्यम भी मिल गया। अब ये दोनों जो माध्यम है तब तक काम करेंगे जब इंसान पास में है या व्यक्ति पास में है। अगर मेरे आसपास है तो मैं बोल के या संकेत के माध्यम से उसको अपनी बात रख सकता हूँ। लेकिन अगर व्यक्ति मेरे से 2 किलोमीटर दूर है तो क्या मेरी आवाज़ सुन पाएगा? नहीं। क्या वो मेरे संकेत समझ पाएगा? नहीं। तो अब तीसरे माध्यम की आवश्यकता हुई इंसान को कि कैसे मैं अपना मैसेज यहाँ से दूरस्थ व्यक्ति को पहुँचाऊँ। तो यहाँ से शुरुआत होती है लिखने की, कि लिखकर हम कैसे पहुँचाएं। तो लिखने के लिए आपको किसी लिपि की आवश्यकता होगी। अब ये लिपि क्या चीज़ है? लिपि कुछ नहीं है, जिस ध्वनि को आदमी ने पहले जाना उसी ध्वनि को अक्षरांकित कर दिया। अब अक्षर क्या चीज़ है? कि जिस साउंड को वो जान रहा है उस साउंड को उसने कोई एक संकेत दे दिया। जैसे मैं हिंदी में कह रहा हूँ अ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये वाला संकेत आ गया कि भाई अ शब्द के लिए जो संकेत है वो ये डिनोटेड है। वैसे ही इंग्लिश में अगर मैं ए कहूँ तो
अल्फ़ाबेट ए, ये आपके दिमाग में आ गया। तो ये बेसिकली साइन है और कुछ नहीं। इस ध्वनि को पर्टिकुलर इस भाषा में ये संकेत दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे ध्वनियों को जब संकेत दे दिया जाए, अक्षर का रूप दे दिया जाए, तो वो लिपि बन के तैयार होती है। अब इस लिपि का माध्यम से आप अपनी भाषा को मतलब लिख के अपनी अभिव्यक्ति को वहाँ सामने वाले के पास भेज सकते हैं। ये चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रही होगी आपको बात कि कैसे ध्वनि से लिपि बन रही है। तो ये एक तीसरा माध्यम हो गया, लिपि यानी लिखकर आपने मैसेज पास कर दिया। तो इसी तरीके से बोली का भी धीरे धीरे परिसंस्करण होता है और वो भाषा के रूप में आती है, राइट। अब भाषा ये इसको अगर हम सिमिलर अभी तक मान रहे थे भाषा और बोली, तब तक तो ये ठीक है। अब क्या भाषा और बोली सिमिलर चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं? एक सामान्य नज़रिए से देखा जाए तो भाषा और बोली एक ही है, पर अगर इसको भाषा विषय की दृष्टि से देखा जाए, भाषाविदों की दृष्टि से देखा जाए, तो इसको दो डिफरेंट चीज़ माना गया है। तो क्या उनके बीच अंतर है, ये भी आपके प्रश्न पेपर में आता है, प्रश्न बनता है। तो इसको भी हम समझेंगे कि भाषा और बोली के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब ये दोनों में अंतर है तो क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो तीन चीज़ें आपने जानी कि ये माध्यम है भाषा के आपके पास मैसेज पहुंचाने के, तो इनसे एक नई चीज़ बन के आती है जिसको आप जानते हैं व्याकरण। अब यही व्याकरण जो है बोली और भाषा के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है कि बोली के पास व्याकरण नहीं होता है जबकि भाषा के पास अपना व्याकरण होता है। ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारी आयाम है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो ये व्याकरण क्या चीज़ है? तो व्याकरण कुछ नहीं है, मानक नियमों का, मतलब भाषा के लिए ये मानक नियमों का समुच्चय है। इसको आप कह सकते हैं मानक नियम ना। तो व्याकरण में क्या होगा, भाषा पर्टिकुलर भाषा के लिए मानक नियम निर्धारित होंगे कि भाई भाषा में ये चीज़ होनी है तो इस पर्टिकुलर नियम के हिसाब से किया जाएगा। जैसे आप बचपन से जान रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, तो उसका एक मानक प्रारूप है, इधर प्रति होगा, इधर प्रार्थी होगा, कहाँ पे डेट होगा। तो यही सारे नियम का जो पूरा का पूरा ग्रंथावली है, मानक नियमों का जो संग्रह है, वही व्याकरण है। और बोली और भाषा में जो मेजर डिफरेंस है, बोली के पास अपना व्याकरण स्वतंत्र नहीं होता जबकि भाषा के पास अपना व्याकरण होता है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसके मेजर डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो एक तरफ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं उसको बारी 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 आपको बताता हूँ उनके विभेद जो है, क्या अंतर है उस पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, हाँ, इसी में एक और आयाम है, वो अपन यहीं क्लियर कर लेते हैं कि बोली से भाषा ये बनने का जो दौर है, बोली जब व्याकरण से पदबंधित हो जाएगी तो ये भाषा बनेगी, ये एक दौर है। और भाषा से एक और आयाम निकल के आता है, जब ये परिष्कृत होके मानक हो जाती है तो इसको मानक भाषा कहा जाता है, और यही भाषा का मानकीकरण है। तो इसको मानक भाषा ही जान लो अभी। तो ये मानकीकरण, किसी भाषा के मानकीकरण के 3 चरण होते हैं कि पहले वो बोली बनती है सामान्य बोलचाल के लिए। जब बोली में व्याकरण उपबंधित हो जाता है, नियम के साथ सशर्तित हो जाता है, तो वो भाषा बनती है। जब भाषा को मानक, मतलब उसके सारी त्रुटियों को हटा के बुद्धिजीवी लोग उपयोग करने लगते हैं, तो वो मानक भाषा बनती है। यही भाषा का मानकीकरण है। ये आयाम भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हम परिचर्चा कर रहे हैं इन दोनों पे, इसी का जस्ट नेक्स्ट फेस है मानक भाषा। तो इन दोनों पे हम अभी परिचर्चा करते हैं कि दोनों के बीच में विभेद क्या है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक तरफ विभेद का क्षेत्र लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भाषा और बोली में अंतर दिख रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र कहने का तदार्थ है कि अगर बोली या भाषा बोली जा रही है तो उसका क्षेत्र कितना है, वो कितने एरिया में बोली जा रही है। तो भाषा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत माना गया है ये भाषाविदों के हिसाब से, जबकि बोली का क्षेत्र जो है सीमित माना गया। सीमित कहने से मतलब
उसका दायरा 20 से 25 किलोमीटर के आसपास होगा। 20 से 25 किलोमीटर के सर्कल में अगर कोई बोली बोली जा रही है तो वो बोली का ही रूप रहेगा, भाषा का रूप नहीं माना जाएगा। इसके बाद है समावेशन। समावेशन दैट मीन्स जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो है विभिन्न बोलियों के साथ मिक्स होके एक भाषा का रूप लेती है, जबकि बोली जो है एकाकी होती है, राइट। या इसको दूसरे नज़र से आप कहें तो बोली जो है भाषा का प्रारंभिक रूप है। जैसा आप देख रहे हैं पहले वो बोली बनेगी, बाद में भाषा बनेगी, तो बोली जो है भाषा का प्रारंभिक रूप है। जबकि भाषा को अगर आपको डिफाइन करना हो तो भाषा जो है बोली का विकसित रूप है। तो ये आप ये भी एक परिभाषा के तौर पे लिख सकते हैं। इसके बाद बात हो रही है लिपि की। तो लिपि जैसा हमने बताया कि अक्षरों का संकेत ही लिपि है, लिपि संग्रह है। तो भाषा में अपनी एक स्वतंत्र लिपि होती है, उसके पास अपने लिपि का एक संकलन होता है, जबकि बोली में ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास लिपि नहीं होती है परंतु वो बोली जा रही होगी। उसमें लिखने का काम अभी भले ना शुरू हुआ हो लेकिन बहुतायत रूप में वो बोली जा रही होगी। इसके बाद व्याकरण के विभेद देखते हैं। व्याकरण तो भाई भाषा में मैंने बताया कि सबसे मुख्य अंतर यही है कि भाषा के पास अपना व्याकरण होगा जबकि बोली के पास अपना व्याकरण नहीं होता। तीसरा चीज़ साहित्य रचना, जो इसका डिफरेंस है। तो जब तक लिपि ही नहीं होगी तो बोली में साहित्य की रचनाएं नहीं होंगी, जबकि भाषा में साहित्य की रचना मिलेंगी। तो साहित्य इसमें विकसित होंगे भाषा में, जबकि बोली में साहित्य विकसित नहीं होगा। उसके बाद उपयोग के तर्ज पे अगर आप देखते हैं तो बोली का जो उपयोग है, बोली का उपयोग लोकल मतलब जनमानस जो है आपस में बोलचाल के लिए मात्र करती है, इसका उपयोग राज कार्यों में नहीं हो रहा होगा। जबकि भाषा में आप आएंगे तो भाषा का उपयोग राज कार्य के रूप में होगा, मतलब जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी उस लैंग्वेज पे हो रही होंगी। तो ये भेद है दोनों के बीच में। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है संवैधानिक आयाम, कि हमारे भारत के संविधान में मान्यता दी गई है भाषाओं को, तभी वो राजभाषा या भाषा का रूप लेती है। तो ये कौन से अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में आपको भाषा दिया गया है, जहां अभी लिस्टेड जो लैंग्वेज है वो 22 है। तो जो भाषा होगी, जो राष्ट्रीय तौर पे मानक भाषा होगी या राष्ट्रीय तौर पे मान्यता जिसको मिली होगी, वो संविधान के अनुसूची 8 में लिस्टेड होगी, शामिल होगी। जबकि बोली का ऐसा कुछ नहीं है, वो संविधान के अनुसूची में शामिल नहीं होता। इसके अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो हमारे पास हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब शामिल है भाषा के तौर पे। जबकि बोली के उदाहरण देखें तो आसपास बघेली हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, ये सब बोली के प्रारूप है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बोली और भाषा में आपको जो बेसिक अंतर है वो समझ में आ रहा होगा। यही मुख्य अंतर है। और इसके मानकीकरण की तरफ जब हम जाएंगे, मैंने बताया कि जब ये भाषा का प्रारूप जो है बुद्धिजीव्य द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा होगा बिना किसी गलती के, मतलब व्याकरण भी उसका परिशुद्ध हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगा मानक भाषा के रूप में। इसको और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मानकीकरण के रूप में। फिर हम देखते हैं भाषा के नेक्स्ट, आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपके, कि छत्तीसगढ़ी जो है अभी क्या है, क्या इसका सिनारियो है कि अभी बोली है या भाषा। इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। इसी वापस हम अगर ग्राफ पे आते हैं जो हमारे अंतर है बोली और भाषा पे, तो जितने भी आयाम हैं इस पे ज़रा छत्तीसगढ़ी को रख के टटोलने का प्रयास करें। अगर हम, क्या हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा है या बोली, तो वापस वो जो अंतर वाला कॉलम है वो आप देख पा रहे होंगे। तो आप समझने का प्रयास करें कि क्या विस्तार क्षेत्र बोली की तरह हमारा छत्तीसगढ़ी का या भाषा की तरह। बोली वर्सेस अगर मैं भाषा करूं छत्तीसगढ़ी को, तो विस्तार क्षेत्र में भाषा कहता है कि इसका विस्तृत विस्तार होना चाहिए और बोली का विस्तार जो है सीमित होता है 25 से 20 किलोमीटर। तो अगर मैं टिक लगाना स्टार्ट करूं तो विस्तार क्षेत्र में क्या यह बोली है छत्तीसगढ़ी? नहीं। छत्तीसगढ़ का अगर आप विस्तार देखो 1,35,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है लगभग, और ऊपर से नीचे 700 किलोमीटर लंबाई पे है। और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो लगभग 400 किलोमीटर का विस्तृत क्षेत्र है। तो
पूरे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, तो विस्तार क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, यानी कि विस्तार वाले पॉइंट में ये ओके करता है, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा की तरह दिख रहा है आपको विस्तार क्षेत्र में, ये बोली की तरह नहीं दिख रही। जबकि समावेशन में देखते हैं, समावेशन कहता है कि एक भाषा में विभिन्न बोलियों का समावेश होना चाहिए। तो क्या छत्तीसगढ़ी में भाषा का समावेशन है या नहीं है? तो भाषा का समावेशन है। आप देखते हैं बहुत सारी जो विभिन्न बोलियां हमारे छत्तीसगढ़ में, सरगुजा के अंचल में सरगुजिया छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बिलासपुर अंचल में बिलासपुरिया तो छोटे छोटे आदिवासी क्षेत्रों में भी इसी तरह की विभिन्न बोलियां, तो बहुत सारी विभिन्न बोलियों का समावेशन छत्तीसगढ़ी में है, तो ये भी भाषा के रूप में टिक करता है ओके। जब लिपि की बात करते हैं तो लिपि वाला एक अंतरा है, ये आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ी को भाषा बनाने में क्या प्रमुख कमियां है या क्या कमियां आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कत में सबसे पहला जो पॉइंट आपको मिलेगा लिपि के रूप में मिलेगा। लिपि जो है हमारी क्या स्वतंत्र है? नहीं, हमारे पास लिपि स्वतंत्र नहीं है। लिपि स्वतंत्र नहीं होने के कारण ये बोली की तरह दिखती है जबकि भाषा की तरह नहीं दिखती। लिपि स्वतंत्र नहीं है कहने का मतलब हमने जो लिपि ली है वो देवनागरी लिपि है। अभी तक जो हम लिखते हैं छत्तीसगढ़ी में विशेष हमारा लिपि नहीं है, हमसे डेवलप्ड नहीं है, हमने देवनागरी लिपि हिंदी से एज इट इज़ उठाई हुई है। तो लिपि की एक बाध्यता आती है, जो भारत के बाकी भाषाविद हैं वो कहते हैं कि आपकी लिपि स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसको भाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। फिर जब आप व्याकरण की बात करते हैं तो क्या छत्तीसगढ़ी का व्याकरण स्वतंत्र है? तो ये कॉन्फ्लिक्टेड दो मूड है लिपि और व्याकरण, इसी में छत्तीसगढ़ी का जो पेच है भाषा बनने के लिए वो फंसा हुआ है। तो लिपि मानते हैं बाकी भाषाविद की नहीं है, और व्याकरण को भी वो कहते हैं कि आपके पास व्याकरण स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आप बोली ज़्यादा हो ना कि भाषा। तो यहाँ पे ये दो प्रमुख पेच है, ये दो प्रमुख कमियां हैं छत्तीसगढ़ी भाषा की। हालांकि इसको सुधार करने का भी लगातार प्रयास चल रहा है, और आप देख रहे हैं व्याकरण को भी छत्तीसगढ़ी के परिशुद्ध किया गया है, साथ ही लिपि भी देवनागरी को अब अडॉप्ट कर ली गई है, इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो यही दो मुख्य पॉइंट है जो भारत के भाषाविद इसको भाषा मानने से इनकार करते हैं। इसके बाद जब आप साहित्य वाले पॉइंट पे आते हैं तो हमारे यहाँ साहित्य की रचना है, तो साहित्य की रचना के अनुसार ये दिखता है कि भाषा की तरह है, भले कम मात्रा में थी पुराने दौर पे, लेकिन अब काफ़ी मात्रा में साहित्य लिखे जा रहे हैं, बहुत से साहित्यकार हैं आपके, तो ये साहित्य के तौर पे भाषा के रूप में दिखता है। उपयोग में जब आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बना देने के बाद अब इसका उपयोग सरकारी कार्यों में भी हो रहा है, तो यहाँ भी ये राज कार्यों में प्रयोग होने लगा है, तो ये फिर से भाषा की तरह दिखता है। अब आखिरी वाला जो पेज था संवैधानिक आयाम, वहाँ पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट के कारण हमको भाषा नहीं मानते हैं बाकी भाषाविद, इसलिए हमको संविधान के 8वीं सूची में अभी हमको स्थान नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो है बोली और भाषा के बीच में कहीं फंस गया। तो बेसिकली अभी छत्तीसगढ़ी है कहाँ? तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बोली के बाद बनेगी भाषा, और भाषा के बाद मानक भाषा, जब उसका परिसंस्करण हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी अभी इस इंटरफेस में है, बोली से आगे निकल चुकी है पर भाषा से कुछ कदम पीछे है। इसको कुछ जो जानकार हैं, जो भाषाविद हैं, वो कहते हैं उपभाषा या विभाषा। तो इस दौर पे अभी छत्तीसगढ़ी फंसी हुई है। तो जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा, तो आपको बैलेंस होकर आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने राज्य की राजभाषा माना हुआ है, और जब हम बाकी राष्ट्रीय स्तर पे भाषाविदों को देखते हैं तो वो अभी भी इसको बोली मानते हैं। तो इसी पे हम परिचर्चा करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये डाटा है कुछ कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक, मतलब इसको राजभाषा बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था 28 नवंबर 2007 को। इसी दिन से छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ की राजभाषा बना दिया गया, और सरकारी काम भी अब छत्तीसगढ़ी में किए जा रहे हैं। मतलब आपको अगर किसी सरकारी जानकारी को छत्तीसगढ़ी भाषा में चाहिए तो आप कहिए, वो आपको छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करके देंगे।
तो ये एक फैक्ट हो गया कि राजभाषा के रूप में इसको विधेयक कब पारित किया गया, तो 28 नवंबर 2007 को। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ी राजभाषा का आयोग का गठन होता है 1 साल बाद। राजभाषा आयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, इसकी और हम परिचर्चा करेंगे। राजभाषा आयोग, तो इसका गठन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन जो है 2008 में होता है। 2008 में ये डेट भी पूछता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 14 अगस्त के दिन इसका गठन किया गया। तो इसका काम क्या है इस राजभाषा आयोग का, आप आयोग के तौर पे देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी को भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल कराना है। इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो इसका उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे, ये डाटा आप याद रखेंगे। इसके बाद जो 28 नवंबर 2007, हमने 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित करके इसको राजभाषा बना दिया छत्तीसगढ़ी को। इसी दिन को याद रखने के लिए या इसकी स्मृति बनाए रखने के लिए 28 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसकी घोषणा कब की गई, ये एक प्रश्न बनता है। तो इसकी घोषणा हमने 2012 में की और 2012 के बाद से लगातार हम 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक फैक्ट बनता है कि 28 नवंबर को कैलेंडर में चिन्हित किया गया, मतलब सरकारी जो कैलेंडर होता है उसमें आप देखेंगे कोई दिवस होता है, जैसे कबीरदास जयंती है या 15 अगस्त है, तो उस कैलेंडर पे वहाँ पे चिन्हित होता है एक निशान के साथ, उनकी फ़ोटो के साथ। वैसा ही 28 नवंबर को भी चिन्हित करा गया कि ये छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी दिवस है। तो ऐसा जनवरी 2008 के बाद, जनवरी 2018 के बाद से ये आ रहा है। 2018 के कैलेंडर से, सरकारी कैलेंडरों में ये चिन्हित कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, राइट। अब हम चलते हैं, इतने डिस्कशन के बाद आपने ये समझा कि छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा, आपको ये समझ में आ गया कि बोली से आगे है और भाषा के प्रारूप में पहुंच चुकी है। लेकिन जब ये पूछेगा आपको, तो आपको कैसे लिखना है या कैसे इसको प्रस्तुत करना है। अगर आपको इंटरव्यू में कोई प्रश्न पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा, अगर आप डायरेक्ट कहेंगे कि ये सिर्फ बोली है, तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन, तो इंटरव्यूअर नाराज़ हो सकता है, क्योंकि वो बोलेगा कि इसको ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ ने इसको राजभाषा बना दिया भाषा के रूप में। अगर आप डायरेक्ट उसको कहेंगे कि भाषा है, तो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई आपको सिर्फ ये नहीं पता कि ये अभी तक तो इसको 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है, तो भाषा कैसे हुई राष्ट्रीय तौर पे। तो आपको इसको बैलेंस करके ये आंसर लिखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा है या बोली। तो इसको हम डिटेलिंग कर चुके हैं कि ये किस तर्ज पे, कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति कैसी है, व्याकरण और लिपि के आधार पे ये मान्य नहीं हो पा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। तो अब हम इसको बैलेंस करके अगर लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है, जो कि राज्य में जनसंपर्क की भाषा है। राज्य में जनसंपर्क मतलब लोगों के बीच ये जनसंपर्क की मुख्य भाषा है। किंतु अब इसको बैलेंस करना है। अब हमने इसको राजभाषा बता दिया, लेकिन ये पूर्णतः भी भाषा का रूप नहीं है, छत्तीसगढ़ की ही राजभाषा है, केंद्रीय तौर पे या राष्ट्रीय तौर पे इसकी मान्यता नहीं है। किंतु छत्तीसगढ़ी में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बोली समझी जाती है। तो इससे दोनों ही आपका उत्तर बैलेंस हो गया, वो बोली भी नज़र आ रही है और भाषा के तौर पे भी नज़र आ रही है। इसके साथ ये पॉइंट आप जोड़ सकते हो आप अपने उत्तर में कि छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक, जैसा कि मैंने बताया 2007 के द्वारा छत्तीसगढ़ी को राजभाषा घोषित किया है छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका उत्तर एक बैलेंस उत्तर हो जाएगा, या आपको जो प्रश्न पूछेगा उसके लिए ये समझने के लिए आसान हो जाएगा कि आपको पता है ये भाषा और बोली के बीच में कहाँ फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ी, राइट।